बात अगर आप समझ रहे हैं, ये बात अगर आम जनता को समझाने में सरकार कामयाब हो रही है, तो ये बात हमारे विपक्ष को समझ में क्यों नहीं आती है। आज भी संसद में आपने रविंद्र जी देखा होगा, चाहे तख्तियां हो, चाहे नारेबाजी हो, चाहे फिर बयान हो। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मैं सुन रही थी, प्रियंका गांधी को मैं सुन रही थी, वो कह रहे हैं सरकार नहीं चाहती। भाई हम एसआईआर जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, ये गंभीर मुद्दा है क्योंकि दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का वोट काटा जाएगा, इसलिए इस पर चर्चा करिए। क्या चर्चा कर लेने से, संसद में ये मुद्दा उठा देने से वाकई में ये मुद्दा बन जाएगा? आप ग्राउंड पर इसको ले जाएंगे? नमस्कार प्राची जी, और सभी साथियों को भी और दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, एक तो ये बहुत वेलकम स्टेप है कि सरकार ने इस बात पे एग्री किया कि वो लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे चर्चा करेंगे। आज बैठक बुलाई गई है, बैठक पहले बुलानी चाहिए थी। चुनाव, ये जब सत्र की शुरुआत हुई उसके पहले एक परंपरा रही है कि लोकसभा स्पीकर बैठक बुलाते थे ऑल पार्टी की, वो नहीं बुलाई गई। वो कुछ दिनों से वो परंपरा खत्म हो गई। वो बुलाते और उसमें चर्चा हो जाती तो शायद हम लोग ये 3-4 दिन जो सदन के खराब हुए हैं ये इसमें काम होता। लेकिन चलिए, अब बुलाया है, सरकार ने इस बात पर सहमति जताई है। जाहिर है सरकार उन मुद्दों पर जो विपक्ष उठा रही थी, उन मुद्दों पर अब एग्रीमेंट में आई है कि ये मुद्दे महत्वपूर्ण है और इन पर चर्चा की जानी चाहिए। इसलिए अब चर्चा का समय निर्धारित कर दिया गया है। बीएसए में उसका टाइम भी बता दिया जाएगा कितने घंटे के लिए होगी। तो अब बात आई जमीन पर। देखिए, जमीन पर क्या मुद्दा होगा, जमीन पर लोग किस हिसाब से वोट डालेंगे, वो एक अलग विषय है। और सदन के भीतर किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, वो एक अलग विषय है। यहां पर जो सांसद आए हैं, लोकसभा में चुन के आए हैं, राज्यसभा में आए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उन मुद्दों पर चर्चा करें जो कि आज आम जनमानस को इफेक्ट कर रहे हैं। वो वोट का भी आधार बने कि ना बने, वो एक अलग मसला है। लेकिन उन मुद्दों पर अगर चर्चा नहीं होगी तो फिर बताइए, सदन के भीतर अगर चर्चा ना होगी तो कहां होगी? क्या इफेक्ट कर रहा है एसआईआर आम जनता को? नहीं, इफेक्ट कर रहा है। इफेक्ट कर रहा है, तभी तो चर्चा के लिए सरकार मानी है। सरकार क्यों मान जाएगी ऐसे किसी भी बात पर चर्चा के लिए? और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, अमीन साहब ने भी बताया, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो ऐसी चीज है ना, सतत प्रक्रिया है, वो कभी खत्म तो होनी नहीं है। वो आज एक जमाने में हम लोग देखते थे कि वोटर्स का जो कैंडिडेट थे उनकी फोटो लगती भी नहीं थी, धीरे धीरे वो फोटो लगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं, रंगीन फोटो लगेगी। एक जमाने में 4-4 दिन लगते थे काउंटिंग के लिए, आज वो एक दिन में हो रही है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो होंगे और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स समय की जरूरत है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल यह है कि इतना वक्त जो हमने देखा पीछे कि सरकार बार बार बोलती रही कि हम लोग इस पर चर्चा कैसे करेंगे, हम लोगों को चर्चा नहीं कर सकते हैं, जवाब कौन देगा? आज उनके जवाब आ गए। तो आप बताइए, सरकार को ये समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। सरकार को इन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए थी। और अब जो चर्चा होगी वो वेलकम स्टेप है। और यही तो मंथन करने की जगह है। इसमें से जो निकलेगा उसमें सब क्लियर होगा कि इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है। और अमीन साहब ने एक और बात बताई, इतने ज्यादा हमारे पास इंटरनेशनल स्तर का ट्रेनिंग सेंटर है, तो भाई बीएलओ की ट्रेनिंग क्यों नहीं कराई? बीएलओ जो आज, प्राची जी, इन बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ, जो हमारे यहाँ जो भी काम मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं सर। इलेक्शन कमीशन का जो भी काम होता है, देखिए, चाहे सर वो मैं अपनी बात पूरी कर लेता तो अच्छा रहता। मैंने तो बोला नहीं आपके बीच में। अच्छा, मैं बात काट भी नहीं पाऊंगा आपको, हमारे वरिष्ठ आपको जो ठीक लगे। बोलिए, आप ट्रेनिंग जरूर होती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बीएलओज की ट्रेनिंग करा दी जाती, जो कि मांग लगातार उठ रही है। बीएलओज खुद कह रहे हैं, और बल्कि कई ऐसी संस्थाएं भी कह रही हैं जो उनको रिप्रेजेंट करती हैं। उनका कहना है कि बीएलओज की ट्रेनिंग होती और ये तरीके से काम होता तो बहुत अच्छे तरीके से होता और शुद्धि हो। इलेक्शन की जो वोटिंग की जो हमारी लिस्ट है उसकी शुद्धि हो, इस पर कौन बहस कर सकता है? ये तो होना ही चाहिए। हमारे देश में आके किसी बाहरी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये भी तो हमारा अधिकार है ना कि हमको पता लगे कि कितने बाहरी वोटर हैं। ठीक है, ये किसका अधिकार है? हमारा नहीं है क्या? हमको नहीं पता लग रहा है ना आज तक। हमको ये नहीं पता लग रहा कि जो 65 लाख लोगों के वोट काटे गए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि अलग अलग जगह वेबसाइट बनाओ, वो क्यों नहीं बनाई गई? हमको तो नहीं पता लग रहा। नहीं, लेकिन तो ये चीजें तो आनी चाहिए ना सामने। बस मैं इतना पूछ रही हूँ रविंद्र जी, अभी तो ऐसा लग रहा है कि एसआईआर से बड़ा मुद्दा इस देश में कुछ है नहीं। भाई यही तो हमने बिहार चुनाव से ठीक पहले देखा था, यही हम बंगाल चुनाव से ठीक पहले देख रहे हैं। तो क्या एसआईआर ही एकमात्र ऐसा मुद्दा है जो विपक्ष की प्रायोरिटी में है? हम इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये हमें सूट करता है, हम यही मुद्दों को लेकर आएंगे जैसे हम बिहार में लेकर आए। अब उससे हमें सत्ता मिले या ना मिले हमें फर्क नहीं। प्राची जी बस आ रही हूँ। प्राची जी, देखिए, विपक्ष का मुद्दा तो विपक्ष जाने, हम लोग तो इंडिपेंडेंट लोग हैं, हम लोग तो अपनी बात रखेंगे। भाई ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार को इसका फायदा हो, विपक्ष को इसका फायदा हो ना हो, लेकिन आम आदमी को वोटिंग लिस्ट शुद्ध मिलनी चाहिए, इस पर कोई बहस नहीं है। और वो आम जनमानस के हित में है। ठीक है, वो चाहे विपक्ष के शोर से हो चाहे सरकार के जोर से हो, हमको इंडिपेंडेंटली एक ऐसी लिस्ट मिले जो क्लीन हो। ठीक, एक चीज की क्लैरिटी अमीन साहब आप हमें दे सकते हैं, जो विपक्ष भी कह रहा है, विपक्ष के जितने नेता हैं, जब उनसे बात करिए तो वो कहते हैं ये सरकार संवेदनहीन हो गई है। एसआईआर तो ठीक है, लेकिन बीएलओज की जो वीडियोज आ रही हैं या बीएलओज की जो मौत की खबरें आ रही हैं, इसके बारे में सरकार बात क्यों नहीं करती है? क्या ये मुद्दा है कि बीएलओज पर वाकई में बहुत प्रेशर है, उनको बहुत कम वक्त दिया गया है जिसकी वजह से मौत हो रही है? ये मसला है क्या?
देखिए फरासी जी, जो बीएलओ की डेथ हुई है उसके लिए हमारी संवेदनाएं उनके उनके परिवार के साथ में, और हमारा इलेक्शन कमीशन भी उनके प्रति संवेदना रखता है। जहां तक सवाल इस बात का है कि ये कहा जा रहा है कि उनके प्रेशर से हुआ है, देखिए हमारे यहाँ सेक्शन 32 1950 आरपीआई एक्ट में ये है कि ये एसेंशियल ड्यूटी है। भारत सरकार के जो काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी काम करते हैं, ये एसेंशियल ड्यूटी है और संवैधानिक ड्यूटी है और करना ही अति आवश्यक है। इसलिए इसमें आपने देखा होगा, न तो सुप्रीम कोर्ट कोई रोड़े लटकाता है, न स्टेट के जस्टिसेस लगाते हैं इसमें कोई रोड़ा कि इलेक्शन कमीशन का कभी भी काम रुके। जो भी काम पिटीशन भी दिखा जाता है तो इलेक्शन के बाद से स्वीकार किया जाता है। इलेक्शन प्रोसीजर के दौरान ये इस तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है कोर्ट में कि हमारा जब ये एसआईआर चल रहा है तो उस वक्त सुनवाई हो। एसआईआर चलता रहेगा, वो संवैधानिक प्रक्रिया है। जहां तक उन्होंने कहा हमारे साथी ने कि बीएलओस की ट्रेनिंग की सवाल है, मैं आपको बताऊं बीएलओस की ट्रेनिंग के बारे में। ये हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर्स होते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर बीएलओस की ट्रेनिंग के बिना और उनको बिना पेपर समझाए किसी को फील्ड में नहीं भेजा जाता, कभी भी नहीं भेजा जाता, क्योंकि वो करेगा क्या जाके फील्ड में। कुछ लोगों की बुद्धि होती है, जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बताने के बाद भी नहीं होता। स्टूडेंट्स में भी होता है यार, तो वो इलेक्शन कमीशन को दोष देना जहां सवाल। दूसरी बात, ये जितने भी काम कर रहे हैं स्टेट के अंदर, चाहे वो बंगाल में काम कर रहे हो, चाहे बिहार में काम किया हो, या यूपी में, या कहीं भी कर्नाटक में, जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, सब जिला निर्वाचन अधिकारी के अंतर्गत में काम कर रहे हैं। रहने वाले सब वहीं के हैं। इलेक्शन कमीशन ने अलग से नहीं थोपे हैं कि उनको वहां पर थोपे हो, वो वहीं लोकल लोग हैं। और बीएलओस का क्राइटेरिया बता रहा हूँ, बीएलओस का मतलब है ब्लॉक बूथ लेवल ऑफिसर। एक हमारा जो बूथ है उस बूथ पे ही है इंटेंशन, यानी कि इधर उधर जाना है। बीएलएस भी साथ होंगे ना? नहीं, और बता रहा हूँ, अभी तक आपने देखा होगा प्रक्रिया थी कि पोलिंग के टाइम में पोलिंग एजेंट होते थे, काउंटिंग के टाइम काउंटिंग एजेंट होते थे, हर एक कैंडिडेट का। अब लेकिन चूंकि मेन हमारे वोटर्स का काम है और ये मेन स्टेक होल्डर है हमारे, अगर वोटर नहीं होंगे तो चुनाव कैसे होगा? फिर तो इसलिए क्या किया गया कि हर पार्टी को मौका दिया गया कि क्वेश्चन न उठाएं। इसलिए हर पार्टी का बीएलओ के साथ में दो बीएलएस, हर पार्टी के दो बीएलएस हैं, तो वो जाएं वहां पे देखें और वहां पर काम करें जो फील्ड पे काम करने का है। ना तो उनको सहायता करते हैं, ना उनको बात करते हैं, बल्कि वो प्रेस और मीडिया में आके चर्चा का विषय चाहते हैं, यही संसद में चाहते हैं।